तो आज टेलीस्कोप की बात करेंगे, जिसमें कि पहला रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है और सेकंड हमारा बेटा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। तो रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग में थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। जैसे रिफ्लेक्टिंग नाम से ही है कि मिरर हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे, और रिफ्रैक्टिंग में हम लेंस को यूज करते हैं। इसके पहले हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर चुके थे। अब देखो बेटा, ये जो टेलीस्कोप है, आप नाम से कंफर्म है कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के काम आता है। लाइक स्टार हैं, ठीक है, प्लैनेट्स हैं, उनको देखने के लिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक समस्या है, आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि जब कोई चीज बहुत दूर है तो उसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको मैक्सिमम लाइट की नीड होती है, या कह सकते हैं कि जो हमारा लेंस है वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को जब तक कन्वर्ज नहीं करेगा तब तक इमेज मैग्नीफाइड बनती नहीं या इमेज बनेगी नहीं। तो हम एक काम करें, यहाँ पर एक बड़े फोकल लेंथ का लेंस ले लें। तो बड़े फोकल लेंथ का लेंस होगा तो जितना बड़ा उसका फोकल लेंथ होगा उतना बड़ा एपर्चर होगा, जितना ज्यादा एपर्चर होगा उतना वो लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ज करेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसका यूज क्या है बेटा, टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियर, लाइक स्टार है, सन है, प्लैनेट है, इसको देखने के लिए काम आता है। अब थोड़ा सा दिमाग में फिगर, सबसे मेन चीज है इसका फिगर बेटा। हमने सबसे पहले क्या किया, लार्ज फोकल लेंथ का हमने ऑब्जेक्टिव लेंस लिया। लार्ज का क्यों लिया, क्योंकि लाइट को हमें कन्वर्ज करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइट को कलेक्ट करना है। अगर आप एपर्चर छोटा कर दोगे तो लाइट कलेक्ट कम होगी, तो हमने एपर्चर को बड़ा कर दिया। ठीक है, इस लेंस का नाम बेटा, इस लेंस का मैंने नाम दे दिया FO। ओ से नाम कंफर्म, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आप लिख सकते हो यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस। कैसा बेटा, लार्ज FO का मतलब फोकल लेंथ इसकी बड़ी है, और यहां पर छोटी फोकल लेंथ का माई लेंस लेंगे। तो पहले हम इमेज फॉर्मेशन कर देते हैं बेटा। जो इन्फिनिटी से रेज आती हैं, या आप कह सकते हैं जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं, वो अप्रॉक्स पैरेक्सियल्स होती हैं, एक दूसरे से पैरेलल कुछ रहती हैं। तो पैरेलल रहने का मीन्स क्या हुआ कि लाइट कुछ इस तरीके से आई और इसने कहां पर बेटा पास किया, सबको मालूम है कहां से पास करती है, सेकंड फोकस से पास करती है। ठीक है, जो बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से आई वो क्या करती है, विदाउट डेविएशन सीधे चली जाती है, बिना किसी डेविएशन के कैसे निकल जाती है, स्ट्रेट निकल जाती है। तो जरा देखो, ये इसकी इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी पर था बेटा, A B कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। ये इसकी इमेज बनी। अब जरा थोड़ा सोचो कि बेटा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज हमेशा फोकस पे बनती है, इमेज हमेशा फोकस पे बनती है। इसका मतलब है ये फोकस है, सेकंड फोकस किसका है, ऑब्जेक्टिव का। तो क्या मैं नाम FO दे दूं, क्या नाम दे दिया मैंने, FO दे दिया। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, इसके सामने हमने बेटा क्या किया, स्मॉल एपर्चर का, छोटे एपर्चर का हमने आई लेंस लगाया, छोटे एपर्चर का आई लेंस, जिसको आई पीस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आई पीस कहते हैं। कैसा बेटा, स्मॉल फोकल लेंथ का, छोटे फोकल लेंथ का, इसके कंपैरिजन में। तो बेटा अब सोचो, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहां कहीं इसका सेकंड फोकस होगा और इधर कहीं इसका फर्स्ट फोकस होगा। तो जब यहां से रेज निकली तो क्या करें, एक तो सीधे और दूसरी कहां से बेटा पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जब पास हुई पैरेलल, तो पैरेलल जाने के बाद कहां से पास कर गई बच्चा, सेकंड फोकस से। किसके सेकंड फोकस से, आई पीस के। किसके सेकंड फोकस से, आई पीस। तो इसका नाम हो गया
यहाँ पर मतलब कुल मिला के आई लेंस की बात है, आई लेंस की बात। अब जब मैंने इन दोनों रेस को पीछे किया बच्चा, तो ये कहीं यहां पर जाके मिल जाएंगी। अगर इन दोनों को आप बैक करेंगे तो यहां जाकर कुछ इसकी इमेज बनाएंगे। तो मान लो इसको हम पीछे कर देते हैं, ठीक है, इसको हम पीछे ले आए तो ये इसकी बेटा इमेज हो गई। तो ये इमेज हो गई, ठीक है। ए इसको कर दीजिए ए डैश और बी डैश, और इसको कर लीजिए बेटा ए डबल डैश और बी डबल डैश, ठीक। इसको पीछे करने पर अच्छा थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा बेटा, ये कौन सी डिस्टेंस है? क्या फर्स्ट की इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का बिहेव करती है? तो ऑब्जेक्ट का बिहेव करती है तो इसको क्या लिखोगे? यूई। क्या लिखोगे? यूई। तो बेटा इसको क्या लिखेंगे हम लोग? वीई। क्या लिखेंगे? वीई, ठीक है बेटा। ये फोकस है ना, तो क्या इतनी लेंथ को एफओ लिखोगे? इतनी लेंथ को क्या लिखोगे? एफओ लिखो, क्योंकि फोकल पे बन रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे? इन्फिनिटी पे। बताइए ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इसकी इमेज कैसी बनी? रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड और स्मॉल साइज की, स्मॉल साइज की बनी। तो जाइए जो ए डैश बी डैश है, जो ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है, वो बेटा कैसा है? रियल है। कैसा है? इन्वर्टेड है। बेटा किसके लिए? ऑब्जेक्ट ए बी के लिए। ऑब्जेक्ट ए बी के लिए कैसा है? रियल इन्वर्टेड। अब जरा बताओ ये बेटा किसकी बात कर रहे थे हम? ऑब्जेक्टिव लेंस की। किसकी बात कर रहे थे? ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब हमने बेटा आई पीस लेंस लिया, आई पीस, तो जरा बताओ आई पीस के लिए ए डैश बी डैश बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये बेटा क्या बन गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनी? ए डबल डैश बी डबल डैश। ए डैश बी डैश के लिए तो साफ दिख रहा है सबको कि कैसी है? वर्चुअल इरेक्ट। कैसी है? वर्चुअल इरेक्ट। तो ये कैसी बनी है बेटा? वर्चुअल इरेक्ट। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हम ए बी जो इमेज थी, ऑब्जेक्ट था, उसके लिए फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश कैसी है? तो शायद रियल है, इन्वर्टेड है, और कैसी है? डिमिनिश्ड हो सकती है। अब थोड़ा दिमाग लगाना कि ए बी के लिए ये मेन इमेज है, लेकिन ए डैश बी डैश इज वर्किंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस लेंस, और आई पीस हैव स्मॉलर फोकल लेंथ इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर इसका 100 है तो इसका 5 या 10 ऐसा कुछ फोकल लेंथ होगा। इतना ज्यादा डिफरेंस रहता है। इसका एपर्चर बहुत बड़ा होता है और इसका एपर्चर बहुत छोटा होता है। तो हम क्या करते हैं बेटा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली, दूर वाले वस्तुओं को क्लियर देखने के लिए हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का यूज करते हैं, जिसकी जगह आप बार बार नाम लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसा है? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है, ठीक है इतनी बात। तो ये इसका इमेज फॉर्मेशन है। अब इमेज फॉर्मेशन के बाद हम इसका मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। अब जरा एक चीज देखो बेटा, फिगर में एक चीज देखते रहना बेटा। ये जो, क्योंकि यहां पर अल्फा, अब आप अभी तक जो बेटा एम लेते थे, जिसको आप कहते थे बीटा अपान अल्फा, तो माइक्रोस्कोप के लिए अल्फा तो बिना सोचे HO अपान D लिख देते थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर था? पास में था। तो हमने कहा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में क्लियर होगा, लेकिन यहां तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। इसका मतलब है कि ये जो बीटा अपान अल्फा है, इस पोजीशन में, टेलीस्कोप की पोजीशन में चेंज हो जाते हैं। अब यहां पर अल्फा HO अपान D नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पर है। तो हम क्या करें? थोड़ा दिमाग लगाएं। ये बेटा ऑब्जेक्ट है, यहां से ऑब्जेक्ट से रेज आ रही थी, इसको लेट कर लिया हमने अल्फा। यहां पर इमेज बनाई इसने, किसने बनाई? आई पीस ने। इसको मान लिया हमने बीटा, माना इसको अल्फा जाता है। लेकिन समस्या ये है कि इधर कोई डिस्टेंस है नहीं,
तो इक्विवेलेंट अल्फा, तो ये भी कितना अल्फा, तो ये इमेज यहां पर कितना हो गया बीटा। जरा बताओ बेटा अल्फा, अल्फा किसके इक्वल होगा, ए डैश बी डैश अपान एफ ओ। अगर अल्फा की वैल्यू निकालो तो अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश और बेस कितना एफ ओ। तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चा, ए डैश बी डैश अपान एफ ओ। ठीक है, हमको ये अल्फा मिल गया। बेटा बीटा बताना, ए डैश बी डैश अपान यू ई, ए डैश बी डैश अपान यू ई। तो बेटा बीटा कितना है, ए डैश बी डैश अपान यू ई। तो बोलो बेटा एम किसके इक्वल, बीटा अपान अल्फा। तो ए डैश बी डैश अपान यू ई अपॉन में ए डैश बी डैश अपान एफ ओ। तो बेटा ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया पूरा। तो बताओ यहां से m बेटा कितना मिला, एफ ओ अपान यू ई। कितना मिला बच्चा, एफ ओ अपान यू ई। हमको बेटा यहां पर मैग्नीफाइंग पावर मिल गई कितनी, m इक्वल एफ ओ अपान यू ई। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या करता है, इट इज यूज्ड टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली लाइक सन, स्टार एंड प्लैनेट। इट हैव टू lenses, objective and eyepiece. Objective have large aperture because to collect the more light for sharp image, इसीलिए aperture इसका बड़ा किया जाता है। और eyepiece का aperture छोटा होता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जस्ट अपोजिट था, वहां पर ऑब्जेक्टिव का फोकल स्मॉल था और आई पीस का फोकल लार्ज था। तो बेटा मैग्नीफाइंग पावर कितनी मिली, m इक्वल एफ ओ अपान यू ई। जरा इसको नोट कर लें। तो हमको बेटा m मिल गया एफ ओ अपान यू ई। ठीक है, अब कुछ लोग इसको बेटा विद साइन यूज करते हैं, आप विद साइन भी यूज कर सकते हैं। विद साइन होने पर मैग्निफिकेशन आपको माइनस मिलेगा और मैग्निफिकेशन माइनस होता नहीं, तो आप विद साइन भी लिख सकते हैं और बिना साइन के भी कर सकते हैं। अगर आप विद साइन करते हैं तो ये वाला पोर्शन कैसा रहता है प्लस और ये वाला पोर्शन कैसा है माइनस। तो यहां पर मैग्निफिकेशन में बुक्स में लिखा रहता है माइनस एफ ओ अपान यू ई। ठीक है, लेकिन आप निगेटिव लोगे तो मैग्निफिकेशन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता है, मॉड ही लिया जाता है। इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप उसको उल्टा मतलब समझ सकते हैं। उस माइनस का मतलब आप ये समझ सकते हैं रियल इन्वर्टेड। जरा बताइए इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहां है, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ए डबल डैश बी डबल डैश कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो मैग्निफिकेशन तो ऐसे भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब इसको आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़िए बेटा, जो फर्स्ट कंडीशन इसकी कि हमको मैग्निफिकेशन कैसा चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम को क्या कहते हैं बेटा, इमेज, कौन सी इमेज, फाइनल इमेज एट डी पर बन जाए। कहां पर बन जाए, डी पर। इसी को बेटा कुछ लोग स्ट्रेंड आई कहते हैं, तनी हुई आंख कहते हैं। जब मतलब प्यूपिल का स्ट्रक्चर बड़ा हो जाए तो ये वर्ड कम यूज होता है, तो इसलिए आप इसको ना यूज करके मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहो या फाइनल इमेज कहां बना दो, डी पर बना दो। बेटा फाइनल इमेज ये वाली डी पर बना दो। इसका मतलब क्या बेटा, हम u को माइनस यू ई कह सकते हैं, सामने है। क्या बेटा हम v को माइनस डी कह सकते हैं, ठीक है, ये वाला v क्या बन जाएगा, माइनस डी। तो क्या बच्चों f को fo कहोगे कि fe, fe, क्योंकि फाइनल इमेज कौन बना रहा, आई पीस बना रहा है। फॉर्मूले में लगाओ 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल 1 अपान f। तो 1 अपान v तो 1 अपान माइनस डी, माइनस माइनस बेटा ये प्लस हो गया, इक्वल 1 अपान fe। तो बताओ 1 अपान ue की वैल्यू क्या आई, 1 अपान fe प्लस 1 अपान डी। बोलो ठीक है, हमको 1 अपान ue मिल गया, 1 अपान fe प्लस 1 अपान डी। जरा ऊपर के फॉर्मूले में देखो 1 अपान ue लिखा है, तो हम इसका एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही इसको रख देते हैं। तो हम अप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो m इक्वल बेटा fo और 1 अपान ue की जगह लिख दो 1 अपान fe प्लस 1 अपान डी। बोलो बात ठीक है। अब देखो दो तरीके हैं आपके पास, जैसे बुक्स में वो ऐसे लिखना चाहते हो तो fo कॉमन निकाल लो fe,
Fe को जब बेटा यहां से कॉमन निकाल लोगे तो बच्चा यहां तो बच जाएगा 1, क्योंकि यहां से Fe हट गया, लेकिन यहां पर Fe नहीं था, यहां पर Fe नहीं है। तो जहां पर Fe नहीं होता है तो हमने बताया था कि अगर कॉमन डिनोमिनेटर से निकालो तो न्यूमरेटर में लिख दो, और न्यूमरेटर से निकालो तो डिनोमिनेटर में लिख दो। तो यहां पर कॉमन निकाला तो क्या लिख दें हम, 1 प्लस Fe अपॉन टी। करके देखो सही है। Fe को यहां ले जाओ 1 अपॉन Fe बना, Fe को यहां ले जाओ, Fe से Fe कैंसिल 1 अपॉन डी। ठीक, तो बताओ मैग्निफिकेशन कितना मिला, FO अपॉन Fe ब्रैकेट में 1 प्लस Fe अपॉन डी। ये कब बेटा, जब फाइनल इमेज कहां बन जाए, डी पर बन जाए। अब सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है उसमें कह रहा है कि रिलैक्स्ड आई हो। ठीक है, रिलैक्स्ड आई या बेटा, या बच्चा मैग्निफिकेशन मिनिमम हो, या बच्चा इमेज कहां बन जाए, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी पर बन जाए। फाइनल इमेज कहां बन जाए, इन्फिनिटी। बेटा ये इमेज उठकर इन्फिनिटी पे चली जाए, इसका मतलब है v बचेगा नहीं, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब जब v इन्फिनिटी हो जाएगा तो भैया ue जो होगा वो किसके इक्वल होगा, Fe के करके आप देख लीजिए, 1 अपॉन v, ये इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी बेटा 0 होता है, 1 अपॉन u कितना है बच्चा, माइनस माइनस ue हो गया, और 1 अपॉन Fe, ये 1 अपॉन Fe हो गया। अब जरा ue की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, Fe लिख सकते हैं, ue की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Fe लिख सकते हैं। जरा ue को हटाओ, तो ue को हटाओ तो m इक्वल क्या बना बेटा, FO अपॉन Fe, m इक्वल FO अपॉन Fe। कब, जब रिलैक्स्ड आई हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट हो, इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पर बने, मैग्निफिकेशन कैसा हो, मिनिमम हो, तो m कितना, FO अपॉन Fe। ठीक है, अगर फाइनल इमेज 25 पर बने, d पर बने, तो क्या फॉर्मूला, FO अपॉन Fe 1 प्लस Fe अपॉन d। ठीक, अगर यहां पर दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जो हमने अपर्चर लिया है वो जो ऑब्जेक्टिव है उसका लार्ज है और आईपीस का स्मॉल है। क्यों लिया, क्योंकि जितना बड़ा अपर्चर उतनी ज्यादा लाइट को वो कलेक्ट करेगा, इमेज उतनी शार्प बनाएगा। दूसरी बात, यहां से अगर हम आपसे लेंथ पूछ लें, बताओ इसकी लेंथ कितनी है, तो बच्चा जब आपने FO अपॉन UE लिखा था, FO अपॉन UE, तब बेटा लेंथ कितनी होगी, FO प्लस UE, FO प्लस U, दोनों बेटा मॉड होते हैं, साइन नहीं लिए जाते, साइन नहीं लेते, ओनली मॉड। लेकिन बच्चा जब FO अपॉन Fe आया तो आपने UE की जगह क्या लिखा, Fe लिखा, इमेज कहां गई, इन्फिनिटी पे गई। अब बच्चा लेंथ कितनी होगी, अब होगी FO प्लस Fe। अब कितनी होगी, FO प्लस Fe। ये कब लेंथ होगी, जब इमेज कहां चली जाए, इन्फिनिटी पर चले जाए। मैग्निफिकेशन कैसा हो, मिनिमम हो, आंख कैसी हो, रिलैक्स्ड हो, और क्या हो सकता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट हो। तो लेंथ कितनी होती है, FO प्लस Fe। और अगर बेटा वैसे लेंथ पूछे तो FO प्लस UE। तो ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, ये बेटा मिनिमम मैग्निफिकेशन है, और ये इसका नॉर्मल फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। तो ये टॉपिक था आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, नोट कर लें। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात करते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, बेटा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दो तरीके के होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप और दूसरा होता है कैसेग्रेन। पहला होता है न्यूटोनियन और सेकंड बेटा होता है कैसेग्रेन। तो दो हमारे पास होते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब देखो ध्यान समझिएगा, हम आपको कैसेग्रेन टेलीस्कोप बताने जा रहे हैं। बेटा यहां पर सबसे पहले हम, अब नाम से कंफर्म है कि रिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्शन पॉसिबल है मिरर की वजह से। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर लिया, कैसा, पैराबोलिक। अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने पैराबोलिक मिरर ही क्यों लिया। बेटा आपको मालूम है
कि जो लेंसेज होते हैं उस लेंस में दो कमियां होती हैं। वो कमियां होती क्या है उसको भी जरा सुन लीजिए। पहली कमी होती है लेंसों की क्रोमैटिक एबेरेशन, और दूसरी कमी होती है एक्रोमैटिक एबेरेशन। मतलब लेंसेज में दो कमी होती है, क्रोमैटिक एबेरेशन और दूसरा होता है एक्रोमैटिक। ठीक, अब क्रोमैटिक और एक्रोमैटिक समझना। मान लीजिए कि आपके पास एक ये कॉन्वेक्स लेंस है। बेटा ध्यान से जरा इस बात को देख समझिएगा, कुछ रेस जो दूर से पास करती हैं, ठीक है, और बेटा कुछ रेज ऐसी हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल साथ में एकदम क्लोज होती हैं। जो दूर दूर हैं उनको क्या कहते हैं, मार्जिनल रेस कहते हैं, और जो पास पास हैं उनको पैराक्सियल कहते हैं। जो मार्जिनल हैं वो बेटा पास में जाके मिल जाती हैं, और जो हमारी पैराक्सियल है वो थोड़ा दूर जाके मिलती हैं। तो जरा देखो आप, जबकि हम तो पढ़ते हैं कि ऑल द रे कम फ्रॉम इन्फिनिटी आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी मीट एट अ पॉइंट। सब एक ही पर मिलना चाहिए, तो ये एक पे कहां मिल रही? जो मार्जिनल थी वो पहले मिल गई, जो पैराक्सियल थी वो बाद में चली गई। कुल मिला के अगर यहां पर इमेज बनती तो इमेज इन दोनों के बीच बन रही है। भैया ऐसा कहां पॉसिबल है, इमेज शार्प बनेगी नहीं। तो ये कमी है सरफेस की। ये कौन सी कमी है? ये एक क्रोमैटिक एबेरेशन, एक क्रोमैटिक एबेरेशन। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमने यूज किया पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। क्या यूज किया बेटा? पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। तो पहले इसको हटाया, और इसको हटाने के बाद हमने बच्चा एक मिरर लगाया और उसका नाम दिया पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। ठीक, अब जरा ध्यान समझिएगा बच्चा, यहां से इसका प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए। ठीक, अब जरा बताओ यहां पर बेटा, क्योंकि ये मिरर है, अगर हम बच्चा यहां से रेस, यहां पर इस पे रेस डालते, ठीक, तो ये रेस सरफेस की तरफ कहीं इधर आती, ठीक, बहुत ध्यान समझिएगा, सरफेस की तरफ आती। अब भी समस्या है। अब समस्या क्या है? इस सरफेस को मैं एक साथ मिलाऊं कैसे? तो मैंने यहां पर बेटा सेकंड एक और मिरर यूज कर लिया। कौन सा? कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर यूज कर लिया? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में कौन सी सरफेस बेटा रिफ्लेक्टिंग होती है? जो उभरी हुई होती है। जो सरफेस कैसी होती है? उभरी। मतलब इसकी बेटा जो इमेज है वो यहां कहीं बननी चाहिए, यहां कहीं बननी चाहिए। लेकिन जब आप कॉन्वेक्स लगा दोगे तो कॉन्वेक्स क्या कर देता है? फैला देता है, रेस को फैला देता है। तो जो इमेज आपको ऐसा लग रहा था कि यहां पर बन रही है, ठीक, ठीक है, तो जब आपने कॉन्वेक्स लगाया, कौन सा मिरर लगाया? सेकंड। पहला कौन सा यूज किया? पैराबोलिक कॉनकेव। दूसरा कौन सा लगा दिया? कॉन्वेक्स मिरर। तो कह रहा उसने इमेज जाके कहां बना दी बेटा? तो उसने क्या किया, यहां से रेस पास कर दी। ठीक, इसने लाइट को यहां पर हमको लगा कि इमेज यहां बन रही है, लेकिन इमेज बनी नहीं, क्योंकि यहां पर आपने क्या लगा दिया? कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। जैसे कॉन्वेक्स मिरर लगाया उसने रेस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, और यहां पर जाकर यहां से जैसे ही क्रॉस हुई, यहां पर बच्चा कौन सा लेंस था? आई पीस। कौन सा लेंस? आई पीस। ठीक, तो ये इमेज जाकर कहां बनी? हमारी आई पर जाके बनी। फिर ध्यान सुनना, हमने क्या इसमें किया? जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वो दो तरीके के, पहला न्यूटोनियन और सेकंड कैसे ग्रेन।
कैसेग्रेन ज्यादा पॉपुलर है, तो हमने यहां पर लिया कैसेग्रेन टेलीस्कोप। सबसे पहले यहां पर लेंस हटाए। क्यों हटाए? लेंस में पहली कमी थी अक्रोमेटिक एबेरेशन, सरफेस की कमी। सारी लाइट जो आ रही थी एक पॉइंट पर जाके नहीं मिल रही थी, जो पैराक्सियल थी वो दूर जा रही थी, जो मार्जिनल थी वो पास आ रही थी। तो इमेज क्या होगा? इससे शार्प नहीं बनेगी। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमने यूज किया क्या बेटा? पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। पैराबोलिक कॉनकेव मिरर हैव टू द प्रॉपर्टी ऑल द लाइट विल बी मीट एट अ सिंगल पॉइंट। पैराबोलिक कॉनकेव मिरर की खासियत है लाइट कहीं भी डालो वो एक ही सरफेस से पास कराएगी। इसीलिए यहां क्या यूज किया गया? पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। जैसे बेटा मिरर में लाइट डाली, वो क्या कर रही थी? उसको रिफ्लेक्ट कर रही थी। इसकी अपैरेंट इमेज यहां बन रही थी, लेकिन उसके पहले मैंने कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। सेकंड मिरर कौन सा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ने लाइट को फिर से क्या किया? फैला दिया, कन्वर्ज कर दिया और जाकर एक जगह पर मिला दिया। और फिर इसी लाइट को हमने कहां से पास करा दी बच्चा? कहां से? आई लेंस से पास करा दिया और इसकी फाइनल इमेज कहां बन गई? आई पर बन गई। तो ये था प्रोसेस इमेज बनाने का। इससे क्या हुआ? हमने लिखा था क्रोमैटिक एबेरेशन। क्रोमैटिक क्रोमा, क्रोमैटिक बना है क्रोमा से, और क्रोमा मीन्स होता है कलर। क्रोमा मीन्स होता है कलर। बात को ध्यान सुनिएगा। अगर हम यहां पर व्हाइट बीम लाइट डालते तो सारे कलर्स विबग्योर के एक जगह बनने चाहिए, लेकिन आपने कहा कि जो पास थे वो दूर बन गए और जो दूर से आ रहे थे वो पास आ गए। मतलब जो विबग्योर स्पेक्ट्रम बना वो इन दोनों के बीच में बनता, तो सारी इमेजेस तो आपको अलग अलग दिखती ना। अगर विबग्योर पूरा इतने के बीच में शिफ्ट कर दोगे तो इमेज एक कलर की आपको दिखाई ही नहीं देगी। तो ये दूसरी कमी थी, क्रोमैटिक एबेरेशन, जिसको दूर कौन करता है? मिरर दूर करता है। इसलिए हमने पहले पैराबोलिक कॉनकेव मिरर लगाया, फिर उसके बाद क्या लगा दिया बच्चा? कॉन्वेक्स मिरर लगाया, और कॉन्वेक्स मिरर से जो लाइट पास हुई वो आई लेंस पर जाकर उसकी फाइनल इमेज बना देती है। तो यहां पर थोड़ा सा अंतर हुआ। आपको बेटा मैग्निफिकेशन पता है, m इक्वल, जब मैग्निफिकेशन कैसा हो? मैक्सिमम हो। तो बेटा आपको याद होगा कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था FO अपान FE 1 प्लस FE अपान D। बोलो यही फॉर्मूला था? ये तो फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन क्या आपको ऑब्जेक्टिव का अपर्चर आधा दिख रहा है? ऑब्जेक्टिव का अपर्चर कैसा? आधा कर दिया गया। देखिए 20 से इसको काट दिया गया, तो लेकिन आई लेंस का तो नहीं काटा। किसका काटा? ऑब्जेक्टिव का। तो बेटा क्या लिखूं? m कितना होना चाहिए? मिनिमम। m मिनिमम FO अपान FE, तो FO नहीं बचा, RO/2 हो गया। भैया जब FO आधा हो गया तो उसको क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। भाई FO कम हो गया ना, तो R/2। F कितना होता है? R/2, तो RO/2 अपान बेटा FE। ये इसका फॉर्मूला है। वैसे नॉर्मल फॉर्मूला यही यूज होता है इसमें, इस फॉर्मूले ये फॉर्मूला कम यूज होता है, फिर भी आप समझ सकते हो। तो मैंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या किया? रिफ्रैक्टिंग ना यूज करके रिफ्रैक्टिंग क्यों किया? क्योंकि बच्चा रिफ्रैक्टिंग जो होता है वो साइज में बहुत बड़ा होता है। दूसरी चीज कॉस्ट ज्यादा आती है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी बात, ये दोनों कमियां थी उसमें, एक क्रोमैटिक एबेरेशन और क्रोमैटिक एबेरेशन। ध्यान रखना, कुछ लोग एक क्रोमैटिक को स्फेरिकल एबेरेशन भी कहते हैं। एक क्रोमैटिक को स्फेरिकल, सरफेस का दोष। तो आप उसको चाहे एक क्रोमैटिक कह दीजिए, चाहे स्फेरिकल बोल दीजिए, एक नाम है। तो इन दोनों एबेरेशंस को दूर करने के लिए हमने क्या यूज किया? सबसे पहले पैराबोलिक कॉनकेव मिरर यूज किया, फिर क्या यूज किया बेटा? कॉन्वेक्स मिरर यूज किया और इमेज को मैग्निफाइड कर दिया और यहां पर फाइनल इमेज बना दी। तो ये था आपका टॉपिक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। नोट कर लें। करा द सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज 105। बेटा लेंथ दे रहा है, बेटा लेंथ दे रहा है 105 सेंटीमीटर। ठीक है। The focal length of one lens is 20 times that of other। एक लेंस का फोकस दूसरे का 20 गुना है। इसका मतलब है उसने मैग्निफिकेशन आपको दे दिया है कितना बच्चा? 20 दे दिया है।
फिर कह रहा है डिटरमाइन द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। बेटा फाइनल इमेज कहां बना रहा है? फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। क्या इसी को रिलैक्स डाई कहते हैं? तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? m इक्वल FO अपॉन FE। m कितना बेटा? 20 इक्वल FO अपॉन FE। तो क्या मैं बच्चों FO को 20 FE लिख सकता हूं? तो हमको FO मिल गया कितना? 20 FE। अब याद करो जब मैग्निफिकेशन मिनिमम था उस समय शायद आपने लेंथ पढ़ी थी FO प्लस FE, वो भी मॉड, साइन नहीं लेना है, मॉड। तो बताओ FO कितना? 20 FE और ये कितना है? 105। तो FO हो गया 20 FE प्लस FE, तो क्या लिखोगे? 21 FE। तो बताओ FE कितना आया? 5, 21 5 टाइम्स। बेटा FE आया 5 सेंटीमीटर। समझदार हो, अगर FE आया 5 तो बच्चा FO आएगा 100, FO आएगा 100। ठीक है, FE कितना? 5 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा है और काफी बड़ा, 20 गुना लगभग, किसके कंपैरिजन में? आई के। अब फिर कह रहा है सेकंड में कह रहा है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आ गया बेटा। कौन सा टेलीस्कोप? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ले रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा हैज अ कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ रेडियस। कॉनकेव, तो कॉनकेव का मतलब पहला, पैराबोलिक कॉनकेव, तो इसको FO कहते थे हम लोग, FO। तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा है 120, तो मतलब RO दे रहा है, RO 120 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। किसकी फोकल लेंथ चाहिए बेटा? आई पीस की। ठीक है, तो कह रहा है कि मैग्निफिकेशन हो जाए 20। मैग्निफिकेशन कितना हो जाए? 20। फॉर्मूला बताओ। m इक्वल FO अपॉन FE। FO अपॉन FE। क्या करें भैया, कैसे करें? m हो गया 20, FO नहीं पता, FO की जगह क्या लिख सकते थे हम लोग? बताओ भैया। RO बाई 2 अपॉन बेटा FE। तो बताओ 20 इक्वल 20, M 20 है, RO कितना? 120। तो 120 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई FE, तो कितना आएगा? 60 बाई FE, 60 बाई FE। तो बताओ FE कितना? 60 बाई 20। तो फाइनल आंसर 3 सेंटीमीटर। तो आई पीस का बच्चा फोकस कितना है? 3 सेंटीमीटर। आपको टेंशन की जरूरत नहीं, यहां पर बेटा RO मालूम था, टेंशन मत करो, FO निकाल लो। कैसे निकालोगे? RO बाई 2 से, RO बाई 2 से। भाई फोकस कहता होता है कर्वेचर का हाफ होता है, आप उससे सॉल्व कर लीजिए। अब कह रहा है ऐसे ही थर्ड न्यूमेरिकल में एक बोल रहा है, कह रहा कि अ टेलीस्कोप whose objective has a focal length 100 सेंटीमीटर। एक टेलीस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव का फोकस 100 है, ऑब्जेक्टिव का बेटा, मतलब FO बेटा 100 दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कह रहा है when the final image is formed at least distance of distinct vision, मतलब जो फाइनल इमेज है बच्चा वो बन रही है एट डी पर। तो कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस इज 105। बेटा डिस्टेंस बिटवीन लेंस L, बेटा L कितना? 105 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड मैग्नीफाइंग पावर। क्या पूछ रहा है बच्चा? फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, FE पूछ रहा है, FE पूछ रहा है, साथ में बच्चा M भी पूछ रहा है। तो बेटा हम क्या करें? फाइनल इमेज D पर बना रहा है, शायद याद करो जब D पर बनता था तो L को लिखते थे FO प्लस UE। जरा देख लो, लेंथ लिखी होगी FO प्लस UE। बताओ L कितना बच्चा? 105, FO कितना? 100 प्लस UE। तो बताओ UE कितना मिला? 5। शाबाश, UE मिल गया सबको 5। अब हमको UE तो 5 मिल गया, अब हमको क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए? FE चाहिए, M चाहिए।
तो Fe और m के लिए क्या करो, पहले चाहो तो मैग्निफिकेशन निकाल लो, लेकिन हमको क्या नहीं मालूम बेटा, Fe नहीं मालूम। तो क्या फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। तो बेटा v कहां चाहिए, d पर, v कहां चाहिए, d पर, और माइनस माइनस प्लस 1/ue इक्वल 1/fe। 1/d कितना, 1/25, बेटा ue कितना 5 इक्वल 1/fe। बोलो एलसीएम कितना, 25 एलसीएम। कितना एलसीएम आया, 25। कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो बताओ 1/fe कितना मिला बच्चा, 4/25, 4/25, ठीक है ना, ओके। तो बताओ Fe कितना मिला, 25/4, जिसको लिख सकते हो 6.25 सेंटीमीटर। हमको Fe भी मिल गया, Fe कितना है 6.25, बेटा Ue कितना था 5 था, दो चीजें मिल गई। अब चाहिए मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला क्या, FO/Fe 1 + Fe/d, ये फॉर्मूला बेटा। बताओ FO कितना 100, Fe कितना 6.25, 1 + 6.25 डिवाइड बाई 25, ये कितने टाइम्स गया, 4 बार गया। तो 4 1 जा 4 और 1 5, तो बेटा 100/6.25 इंटू 4 1 जा 4 1 5, 5/4, बेटा ये 4 से काटो 25 बार गया, है ना। पॉइंट से बेटा 2 0 हटा दो, 25 से 25 टाइम ये गया, और 25 से बेटा 20 बार ये गया। तो बताओ मैग्निफिकेशन कितना है, 20। मैग्निफिकेशन कितना है, 20। हमने क्या किया, हमको लेंथ पता थी, लेंथ के दो फार्मूले, FO + Fe, FO + UE। जब इमेज इन्फिनिटी पर हो तो FO + Fe लिखो, लेकिन इन्फिनिटी पर नहीं थी बेटा, तो हमने क्या लिखा, FO + UE। यहां से क्या निकाल लिया, UE 5, बेटा 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। फाइनल इमेज कौन बनाता है, आई पीस बनाता है। तो 1/d माइनस का, और माइनस माइनस प्लस ये। तो यहां से बेटा हमने क्या निकाला, Fe कितना आया 6.25, Fe मिल गया, UE मिल गया। अब हम क्या निकाल लें, m। तो FO/Fe 1 + Fe/d। तो m कितना आया बच्चा, 20 आया। तो ये था आज का टॉपिक। इस टॉपिक में हम लोगों ने जो टेलीस्कोप की बात थी, चाहे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हो या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो, ठीक है, नोट कर लें।